अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक नाज। आज वर्ल्ड कप फाइनल देखकर बॉलीवुड मूवी का वो मशहूर डायलॉग याद आ गया। कितने आदमी थे? सिर्फ 2 और तुम कितने? पूरे 11। फिर क्या हुआ? बहुत मारा, चारों तरफ मारा, घुमा घुमा कर मारा, टिका टिका कर मारा, जमा जमा कर मारा। 1.25 लाख अफराद की जबानबंदी का शानदार मुजाहरा कराया, घर के शेरों को घर में ढेर कर दिया। पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिल शिकस्त रहने का सिलसिला टूटने के साथ ही इंडियन टीम का तीसरी मरतबा आलमी कप जीतने का ख्वाब भी चकनाचूर हो गया और इवेंट के इब्तिदाई 2 मैचेस हारने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया इंडिया को एकतरफा मुकाबले में हराकर छठी मरतबा वर्ल्ड चैंपियन बन गई। दिलचस्प बात यह है कि ऑस्ट्रेलियन कप्तान ने फाइनल से पहले ही भारतीय तमाशाइयों के रवैये का शिकवा करते हुए कह दिया था कि तमाशाई तो एक ही टीम को सपोर्ट करेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा मज़ा और क्या होगा कि मेज़बान टीम के हज़ारों शायकीन पर सख्ता तारी करके स्टेडियम में सन्नाटा फैला दिया जाए और यही उनका हदफ होगा। और ये हदफ ऑस्ट्रेलियन टीम ने कामयाबी से हासिल करके आज 1,32,000 की गुंजाइश वाले खचाखच इंडियन जर्सी पहने शायकीन से भरे स्टेडियम में वाकई सख्ता तारी कर दिया था। ऑस्ट्रेलियन टीम को भारतीय शायकीन से जो शिकायत थी पूरे टूर्नामेंट में, यही शिकवा दीगर टीम्स को भी रहा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का रवैया कैसा भी हो, हुकूमती मुदाखलत ने मज़ा ज़रूर किरकिरा किया। शायकीन भी स्पोर्ट्स को उसकी रूह के साथ नहीं ले सके, लेकिन भारतीय टीम की परफॉर्मेंस शानदार थी और दोनों फाइनलिस्ट टीम्स डिजर्विंग भी थी। अब एक नज़र ज़रा इस टूर्नामेंट के तनाज़ात पर भी डाल लेते हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तान से मुतालिक भारतीय बोर्ड मोदी सरकार का कारिंदा बनकर तासुब दिखाता रहा। पहले तो पाकिस्तानी टीम को आखिरी वक्त में वीज़े जारी हुए, हमारी सहाफ़ियों में चंद को आधा टूर्नामेंट गुजरने के बाद वीज़े बमुश्किल मिले, लेकिन भारत जाकर मैच देखने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी शायकीन तो ये हसरत दिल में लिए ही रह गए। और अगर कोई पाकिस्तानी शायकीन किसी और मुल्क के वीज़े पर अपनी टीम को सपोर्ट करने पहुंचा भी तो उसे मकामी शायकीन के साथ साथ भारतीय पुलिस के मुतस्सिबाना रवैये का भी सामना करना पड़ा। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने से रोका गया। इसके अलावा एम्पायर के फैसले, DRS मेथड की मुबैना गलतियां, टॉस से लेकर पिच की तब्दीली तक के मुख्तलिफ तनाज़ात सामने आते रहे। दिलचस्प बात यह भी रही कि सबसे ज़्यादा तनाज़ात का शिकार खुद मेज़बान इंडियन क्रिकेट टीम रही, जिस पर कभी टॉस में घपले तो कभी सेमीफाइनल से पहले पिच की तब्दीली का इल्ज़ाम लगा। लेकिन इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा और यादगार तनाज़ा श्रीलंकन बैट्समैन एंजेलो मैथ्यूज का टाइम आउट रहा, जब बांग्लादेशी कप्तान ने पिच पर ताख़ीर से पहुंचने पर क्रिकेट कवानीन में दर्ज लेकिन नापसंदीदा कानून का सहारा लेते हुए श्रीलंकन क्रिकेटर को बिना कोई गेंद खेले वापस पवेलियन लौटा दिया था। आज वर्ल्ड कप फाइनल में शिकस्त के साथ ही इंडियन टीम 2007 के बाद से अपने होम ग्राउंड पर वर्ल्ड कप हारने वाली पहली टीम भी बन गई है, जबकि ऑस्ट्रेलिया 1987, 1999, 2023, 2007 और 2015 के बाद अब ऑब्वियसली 2023 का वर्ल्ड कप जीतकर 4 मरतबा ये कारनामा करने वाली वाहिद टीम बन गई है, 6 मरतबा। इस मौके पर साबिक भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान भी याद आ गए हैं। उनके लिए एक ही पैगाम है, आज तो पड़ोसियों के दिल के अरमान भी आंसुओं में बह गए हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं जी, पॉलिटिकल मामले चलते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी क्या है, ज़रा इस पर बात करते हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो और शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के बयानात ने अवाम और कारकुनान को उलझा कर रखा हुआ है। गुज़िश्ता कई रोज़ से बिलावल भुट्टो मुस्लिम लीग नून और इलेक्शन कमीशन पर ताक कर तनकीद के निश्तर बरसा रहे थे। हर जलसे और मीडिया से गुफ्तगू में इंतखाबात की शफाफियत पर सवाल उठा रहे थे। इलेक्शन से पहले सिलेक्शन की बात कर रहे थे, लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शोर डाल रहे थे। लेकिन आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने बयान देकर न सिर्फ खुद अपने साहबजादे के अब तक के दिए गए तमाम बयानात, तमाम एतराज़ात की तरदीद कर दी है, बल्कि उन खदशात और ताक़त को भी पानी डालकर बुझा दिया है। साबिक सदर ने अपने बयान में कहा कि मुल्क शफाफ इंतखाबात की तरफ जा रहा है, माहौल भी साजगार है, इलेक्शन कमीशन पर पूरा एतमाद है कि वो शफाफ इलेक्शन करवाएगा। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या वाकई बाप बेटे में कोई इख्तिलाफ है? अगर नहीं है तो फिर बयानात में इतना तजाद क्यों है? गुज़िश्ता कुछ महीने से बिलावल और जरदारी साहब के दरमियान सियासी मामलात पर इख्तिलाफात सामने आते रहे हैं, जिसका इजहार बिलावल ने कुछ इस तरह से किया था, सुनिए। घर के मामलों में मैं सदर जरदारी साहब की बातों पे पाबंद हूँ। जहाँ तक सियासी बातें हैं, जहाँ तक आइन की बात है और जहाँ तक पार्टी पॉलिसी है, तो मुझे अपने कारकुन के और अपना पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो फैसले हैं उन पे पाबंद हूँ। गो के पार्टी की बागडोर बिलावल भुट्टो जरदारी के हाथ में है, लेकिन पार्टी को अमली तौर पर चला आसिफ अली जरदारी ही रहे हैं। इसीलिए वो पहले ही कह चुके हैं कि बिलावल नौजवान है, उन्हें गुस्सा ज़रा जल्दी आ जाता है।
फिलहाल शायद जवान आदमी है, उसको गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है। हम गुस्सा पीने के 67 ईयर्स से आदी हैं। ऑक्सफोर्ड रिटर्न है, वो ऐसी चीज़ों में बिलीव नहीं करता था। दूसरी तरफ नाज़रीन, इलेक्शन करीब आते ही पंछियों की उड़ानें भी तेज़ हो गई हैं। साबिक़ वफाकी वज़ीर अली नवाज़ आवान ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। उन्होंने आज लाहौर में IPP के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन और सदर अलीम खान से मुलाकात की है। उनकी क़यादत पर एतमाद का इजहार किया है कि सारी सूरत हाल में PTI बिल्कुल खामोश है। इलेक्शन के ऐलान के बावजूद ना दरखास्तें मांगी गई हैं, ना अब तक बोर्ड का ऐलान हो सका है। जेल में खान साहब की मुलाकातें और इंतखाबी हिकमत अमली के हवाले से भी खबरें गर्दिश कर रही हैं। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं अली मोहम्मद खान साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अली मोहम्मद खान साहब। जी वालेकुम सलाम। अली साहब, अली नवाज़ आवान साहब आज PTI का साथ छोड़ गए हैं सर। ऑब्वियसली आप यही कहेंगे कि उन्हें मजबूर किया गया, तो सर अगर उन्हें मजबूर किया गया तो फिर ये बता दीजिए कि आप समेत शाह महमूद कुरैशी साहब, परवेज़ खटक साहब, इन्हें क्यों किसी ने मजबूर नहीं किया? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सबसे पहले सिर्फ आधा मिनट इस वर्ल्ड कप फाइनल पे एक बात मैं करता चलूं। जब वर्ल्ड कप फाइनल खेला जाएगा तो मैं उस जनरेशन से ताल्लुक़ रखता हूं जिन्होंने 1992 का वर्ल्ड कप हमने फाइनल देखा था और हमें वो 25 मार्च मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में सब्ज़ हिलाली परचम लहराता हुआ हमारी याद में ताज़ा होता है। अल्लाह करे वो दिन हमारी कौम फिर देखे और एक बार फिर इन मैदानों में पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम फातेह के तौर पे लहराए। इंशाल्लाह वो होगा। हमें अपनी टीम के साथ खड़ा रहना चाहिए और अपने हीरोज़ को सपोर्ट करना चाहिए, इस बात के साथ कि बेशक भारत के हारने का हमें खुशी होती है, लेकिन असल खुशी तब होगी जब भारत को हम हराएं। ये भी एक डिफीटिस्ट मेंटालिटी है कि खुद तो हम वर्ल्ड कप से बाहर हो गए और कोई और उनको हराए तो हम खुशी के शादियाने जो है बजाएं। मैं समझता हूँ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये है कि हम अपने में वो दम पैदा करें कि हम भारत को भारत में जाके हरा सकें जिस तरह माजी में हुआ, और इंशाल्लाह ऐसा होगा। आपके सवाल की तरफ आता हूँ, चूंकि आज अहम दिन था इसलिए मैंने ये इब्तिदा में बात की। लेकिन अली नवाज़ आवान मेरा भाई है, मेरा हम नाम भी है, और मैं उसको उस टाइम से जानता हूँ जब वो MNA नहीं थे और यहाँ काउंसलर थे। वर्कर आदमी है, नीचे से ऊपर आया है, मेहनती आदमी है, और कुछ दिन कबल तक हमारे साथ हमारी मीटिंग्स में शरीक होते थे, फिर अचानक वो गायब हो गए और अब नमूदार हुए हैं ये IPP में। तो अब कितना ये आज़ादी से उनका फैसला है ये तो सबके सामने आया है, क्योंकि उनका वीडियो पैगाम भी नशर हो रहा है। तो मैं समझता हूँ जब कभी आज़ादी होगी, जब कभी वो बात खुली कर सकेंगे तब इस पे कमेंट करेंगे। इस वक्त तो हम अफसोस ही कर सकते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में सियासी कारकुनान का अगवा जारी है, और अफसोस की बात ये भी है कि वो निकल के IPP के वहाँ निकल रहे हैं। ये सवाल उठता है जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब पे कि ये कैसे हो रहा है कि मग़वी लोग गायब होते हैं और आपकी तरफ निकल आते हैं। ये तो सियासत से ज्यादा अब एक कानूनी लेकिन सर सवाल मेरा मैंने यही पूछा था ना कि वो आपके साथ क्यों नहीं हुआ, या शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ क्यों नहीं हुआ, या परवेज़ इलाही साहब के साथ क्यों नहीं हुआ? गिरफ्तार तो आप भी हुए थे सर। देखिए मेरे ख्याल में शायद हमारी बचत इसमें हो गई थी कि हम एक लीगल प्रोसेस के अंदर एंटर हो गए अल्लाह के करम से। आप जेल में चले जाते हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर बन जाते हैं, फिर जाहिर है वो तकलीफ और सोबत से तो गुजरे। शाह जी की तो अभी तक तकलीफ गुजर रही है, वो तो अभी तक जेल में है। इनका कुछ दोस्तों का मसला कुछ और रहा, क्योंकि जब जेल में आप नहीं होते, आप एक लीगल प्रोसेस में आप एंटर नहीं हो पाते और आप गायब हो जाते हैं, तो पता नहीं फिर आप कहाँ होते। तो ये जो आपने देखा होगा हमारे बहुत से खैबर पख्तूनख्वा से बहुत से लोग, पंजाब से कुछ हमारी लीडरशिप जो जेलों में गई हैं, अदालतों के कवर के नीचे जब अदालत हुक्म देती है आप निकल आते हैं। जैसे मेरा केस था, स्पेसिफिक अपनी बात करूंगा कि मेरे पे दहशतगर्दी का आर्मी एक्ट, सीक्रेट एक्ट वगैरह लगा। दहशतगर्दी की अदालत में अदम सबूत की बुनियाद पे 9 मई का मेरा केस खत्म हो गया। उसके बाद जब और कुछ नहीं मिला तो करप्शन केसेस में 50-60 दिन अंदर किया, बड़ी ईद भी उधर गुजर गई। बहरहाल हाई कोर्ट पेशावर के हुक्म से निकल आया। इन लोगों को बेचारों को ये कवर हासिल नहीं हो सका, और इसी वजह से PTI के साथ थे, कुछ दिनों पहले उन्होंने ओहदा छोड़ा। इसी वजह से जो है, और किरण साहबा इसी वजह से
हमारे मेंबर्स इंक्लूडिंग अली नवाज अवान साहब की भी कोशिश ये थी कि वो अपने आप को अदालत के सुपुर्द करें और अपना एक लीगल बैटल करें, लेकिन बदकिस्मती से वो मौका उनको नहीं मिल सका। नहीं सर, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है ना कि जो गायब हो रहा है सिर्फ वही पार्टी छोड़ रहा है। असद उमर साहब, इन्होंने पहले ओहदा छोड़ा, फिर कुछ अर्से के बाद पार्टी भी छोड़ दी सर। तो कमजोरी सिर्फ ये तो नहीं है ना कि गिरफ्तार हो रहे हैं और उसके बाद पार्टी छोड़ रहे हैं, कमजोरी अंदर ही पार्टी में कहीं ना कहीं है ना सर, पॉलिसी का इशू है ना सर। खान साहब अभी तक अपने उसी मौकफ पर और उसी तर्ज अमल पर कायम है। हो सकता है ये भी मसला हो सर, लोगों का छोड़कर जाना। लेकिन बड़ा नामुनासिब होगा कि मैं अपनी पार्टी के वो दोस्त जो कुछ तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम, जैसे असद उमर साहब तो मेरे बहुत ही काबिल एहतराम दोस्तों में से और सीनियर्स में से थे, मैं उन पर यहाँ पे बैठ के नेगेटिव कमेंट्स करूँ, बड़ा ही नामुनासिब और अनजेंटलमैनली लगता है। हर आदमी की एक क़ुव्वत बर्दाश्त होती है। असद साहब जो हैं वो एक एजुकेटेड आदमी, और मैं तो आज भी समझता हूँ पाकिस्तानी सियासत में वो एक ताज़ा हवा का झोंका थे, जब ये समझा जाता है कि पाकिस्तान में सिर्फ ताकतवर आदमी या वो आदमी जो कि एक ट्रेडिशनल सियासतदान हो, आपका एक प्रोफेशनल आदमी, एक टेक्नोक्रेट आदमी, काबिल आदमी, साफ शफाफ उसका किरदार, और 10 साल पॉलिटिक्स में रहे, बड़ी बड़ी पोस्टों पे रहे, आपके प्लानिंग मिनिस्टर रहे, फाइनेंस मिनिस्टर रहे, करप्शन का कोई एक केस नहीं है। तो ऐसे लोगों का सियासत से दूर होना, आप किरण बीबी क्या नहीं समझती, आप तो खुद वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, आप नहीं समझती कि हमारी सियासत के लिए अच्छा नहीं है? मोहम्मद खान साहब, अगर आप ये मान रहे हैं कि असद उमर साहब पढ़े लिखे इंसान थे, सुलझे हुए इंसान हैं, तो फिर आप ये भी माने ना कि वो जो कह रहे हैं कि वो इमरान खान को रोकते रहे, इदारों से टकराव से वो इमरान खान साहब को रोकते रहे, वो इस तर्ज सियासत से इमरान खान साहब को रोकते रहे, लेकिन इमरान खान साहब टकराव की सूरत हाल की तरफ ही आगे बढ़ते रहे। नहीं, मैं इस बात को भी माने। मुझे इस पे कहने दीजिए, मुझे इस पे जवाब देने दीजिए। देखिए, असद साहब किसी प्रेशर में या मुश्किल में, या मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझसे शेयर नहीं किया ये बात, लेकिन जिस भी वजह से वो गए हैं, लेकिन इस बात से मैं नहीं एग्री करता कि इदारों से टकराव की कोई सियासत थी, और अगर ऐसी कोई बात खुदा न खास्ता होती तो मुनासिब वक्त फिर वो था कि जब कुछ भी नहीं हुआ था फिर आप छोड़ देते। तो मैं उनके बारे में, असद भाई के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, अपनी जमात की बात करूँगा कि इमरान खान साहब की और तहरीक इंसाफ की किसी इदारे से, और लेट्स बी वेरी क्लियर, किसी भी इदारे से किसी टकराव की कोई सियासत नहीं थी। उस दिन एहतजाज हुआ, एहतजाज में कुछ लोग प्रॉपर जगहों पे एहतजाज किया, कुछ लोगों ने जज्बाती होकर गलत जगहों पे गए। आपकी पार्टी के हैं, हर तरह का इस्तिस्ना उनको हासिल है, लेकिन वो भी ये कह रहे हैं कि कानूनी तौर पर तो वो कुछ कर सकते हैं, लेकिन ख्वाहिशात को लेकर नहीं आगे बढ़ सकते हैं, वो ख्वाहिशात पर अमल नहीं कर सकते हैं वो। तो सर, उनको भी कोई ना कोई मसाइल और कोई ना कोई खदशात तो है ना, तभी वो ये बात कर रहे हैं पार्टी पॉलिसी से। देखिए, पार्टी क्या पॉलिसी है? पार्टी पॉलिसी बड़ी सिंपल है। आरिफ अलवी साहब बताएं और आप बताएं सर, वो आपको कह रहे हैं कि ख्वाहिशात जो है वो कानून के मुताबिक नहीं है, इमरान खान साहब की ख्वाहिशात। देखिए, मैं पार्टी का तर्जुमान बैठा हूं, मेरे से पूछ लें पार्टी पॉलिसी क्या है। पार्टी पॉलिसी ये है कि आज़ाद शफाफ इलेक्शन हो और लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम जमातों को मिले। अगर मुस्लिम लीग नून का कोई भाई हमारा जलसा कर रहा है या पीपल पार्टी का कोई वर्कर कर रहा है, मेरे भी कारकुन को हक हासिल है, वो भी पंजाब में कैंपेन करे, वो भी जलसा करे। और एक और चीज, क्या किरण नाज को यह हक हासिल नहीं है? आप एक जर्नलिस्ट है ना, आपको हक हासिल नहीं है? आज आप समा में काम कर रही हैं, आपको अगर अच्छी ऑफर मिलती है, आप प्रोफेशनल हैं सर, आप तर्जुमान हैं, ये बताएं, आज भी आप कहते हैं आपकी हुकूमत अमेरिका ने गिराई है? अली साहब, मुझे कहने दीजिए ना, मैं आपको आपकी फील्ड से समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप अपनी मर्जी से अगर ये चैनल छोड़ के कहीं और जाती हैं तो वो आपका एक अच्छा फैसला होगा, लेकिन अगर आप फोर्स करके आपको कहीं और चैनल भेज दिया जाता है, क्या वो मुनासिब होगा? खामोशी छा गई, मैं जवाब का इंतजार में। बिल्कुल, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा, लेकिन इसका फैसला कौन करेगा कि मैं जबरदस्ती गई हूँ या खुद से गई हूँ? फैसला कौन करेगा? जवाब दे देता हूँ, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। देखिए, खान साहब की बड़ी क्लियर डिमांड है, वो क्या है? लेवल प्लेइंग फील्ड हो, उनके खिलाफ जो इल्जामात हैं, जो पॉलिटिकल इल्जामात हैं, उस पर उनको ओपन ट्रायल मिले। सर, आपने मुझसे एक सवाल किया, मैंने उस पर आपसे सवाल किया, आपने मेरी सवाल का जवाब नहीं दिया। इस बात का फैसला कौन करेगा सर कि मैं खुद गई हूँ या जबरदस्ती भेजी गई हूँ? देखिए, ये फैसला आवाम करेगी, ये फैसला वक्त करेगा, और ये फैसला आपको कॉमन सेंस करेगा कि एक शख्स है, वो एक जमात के साथ है, वो खुशी से उसके साथ है, अचानक वो गायब हो जाता है, फिर कहीं और से नमूदार हो जाता है। डू यू थिंक इट्स नेचुरल? जी, अच्छा, मुझे बताएं कि आप अभी भी मानते हैं कि आपकी हुकूमत अमेरिका ने गिराई है? सर, देखें,
सुपर पावर की तरफ से क्लियर डायरेक्शन कि इस शख्स को अगर हटा दिया जाए, इमरान खान साहब, कि अगर उनको हटा दिया जाए तो मामला ठीक हो जाएंगे, अदरवाइज फिर मामला सख्त हो जाएंगे। और अच्छा, इसमें दो मीटिंग्स होती हैं, एक इमरान खान वजीर आजम के नीचे जिसमें नेशनल सिक्योरिटी कमेटी कहती है कि डिमार्च करें, और ये ब्लेटेंटली खुलम खुला मुदाखलत है। और उसके बाद आपकी पार्टी 15-20 दिन के अंदर शहबाज ये मानती है कि ये डायरेक्शंस अमेरिका की तरफ से आई सवाल हैं। करके जवाब नहीं सुनती, आप सवाल करके जवाब नहीं सुनती। मुझे कहने दीजिए कि अगर हम ये मान लें कि वजीर आजम इमरान खान के नीचे उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कोई हेरा फेरी की, तो ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब के नीचे भी वही नेशनल सिक्योरिटी कमेटी हुई। उसमें फर्क ये था कि शहबाज साहब खान साहब की जगह आ गए और वहीं मिलिट्री लीडरशिप वहीं मौजूद थी। उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भी इस एलानिया की तौसीक की कि हाँ, ब्लेटेंट इंटरफेरेंस है और डिमार्च होना चाहिए। तो जब एक बड़ी ताकत इंटरफेरेंस करती है तो कुछ ना कुछ रिजल्ट तो उसका निकलता है ना जी। सही। अब मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना सर, यानी कि अभी भी आप लोग इसी मौकफ पे कायम हैं जो इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो बात अब पीछे रह गई है, आज भी आप लोग उसी मौकफ पे कायम है कि आपकी हुकूमत अमेरिका ने गिराई है? क्लियर। देखिए, स्टार्ट तो वहां से हुआ ना। देखिए, उन दिनों में जब आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में चली जाएं, आपकी याददाश्त मेरे से भी तेज है और शायद बादाम भी खाती होंगी, कि जब वो हमारे मामलात हो रहे थे, जब अदम एतमाद आ रहा था, एक बड़ी अजीब बात देखें, जब अभी अदम एतमाद नहीं आया था, वो डेट्स आपको मैं बता दूंगा, तो जी, जब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मेन लोगों को भी नहीं पता था, अदम एतमाद अभी हमारे खिलाफ जमा भी नहीं हुई थी। और वहां डेविड लू साहब जो हैं, वो असद मजीद साहब को कह रहे हैं कि जनाब अदम एतमाद अगर कामयाब ना हुई तो ये होगा और अगर होगी तो वो होगा। जब पाकिस्तान में अभी अपोजिशन ने अदम एतमाद जमा भी नहीं की थी, वहां कैसे उनको पता लग गया था? तो कुछ तो था। अच्छा, तो अलीमा खान साहिबा कह रही हैं, जो इमरान खान साहब की बहन मिलके आई, मुलाकात करके आई, कह रही हैं पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिलेगा तो वो अमेरिका जाएंगी डोनाल्ड लू के खिलाफ। पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है इस फैसले पर, आप लोग जाएंगे? उनकी बहन है, उनका अपने भाई से एक जज्बाती लगाव है और इसलिए वो उस पर बात करती हैं। और जो उन्होंने ये बात रखी है उसको कोर कमेटी देखेगी और उसके बाद एक मुनासिब फैसला इस पे करेगी। जो हो सकेगा इमरान खान साहब की रिलीज के लिए कोर कमेटी जो है उसमें कोई भी किसी किस्म के लिए तो लाल नहीं की जाएगी। बाहर अमेरिका जाके उस पर केस करना है, उसके बारे में भी कोर कमेटी ने कोई फैसला नहीं किया। अली साहब, कोर कमेटी इस मामले पर गौर कर रही है कि डोनाल्ड लू के खिलाफ अमेरिका में केस किया जाए? देखिए, अभी तक जो पिछली कोर कमेटी हुई है उसमें तो अभी ये ज़ेरे बहस नहीं आया। हो सकता है कल वाली में आ जाए या जो भी अभी मीटिंग होती है, लेकिन अभी तक कोर कमेटी में इसको डिस्कस नहीं किया। सही, ठीक। अली मोहम्मद खान साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। अलीमा खान तो बात की है, उस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, इसके अलावा दीगर मामलात पर गुफ्तगू हो रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। मेरे साथ ताहिर अशरफी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं और इसके साथ साथ सरदार नबील कबूल साहब साथ मौजूद हैं। मैं आप दोनों मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले ज़रा नबील कबूल साहब आपसे बात का आगाज़ करना चाह रही हूँ। ये जरदारी साहब के और बिलावल साहब, इन दोनों के बयानात में मुख्तलिफ तजादात सामने आ रहे हैं। एक तरफ हमें नज़र आता है कि बिलावल साहब मुसलसल जो है वो तनकीद कर रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं, लेकिन आज खुद उनके वालिद साहब कह रहे हैं कि बिलावल के बयानिए को वो ये कहकर दफन कर रहे हैं कि उन्हें इलेक्शन कमीशन पर एतमाद है और मुल्क में शफाफ इलेक्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं आगे। आप बताएंगे ज़रा कि बाप बेटे के बयानिए में जो फ़र्क है वो क्यों आ रहा है सर? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस तरह के बयानात से कोई ये इम्प्रेशन जाए कि पॉलिसीज़ डिफरेंट है दोनों की। मैं बाप बेटा नहीं कहूँगा, बाप बेटा अपनी जगह वो है, लेकिन वो पार्टी के चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और आसिफ अली जरदारी साहब जो है ज़ाहिर है वो पार्टी को हेड भी करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के वो हेड है। तो दोनों के पॉलिसीज़ सेम है, लेकिन ये है कि स्टेटमेंट्स में अगर कोई फ़र्क नज़र आ रहा है। देखिए, इलेक्शन कमीशन पे एतमाद तो का उस वक्त पता चलेगा जब इलेक्शन कमीशन जो ये रिटर्निंग ऑफिसर्स की नॉमिनेशन करेगी और किसके कहने पर करेगी और किस तरह करेगी।
वो सारी चीज़ें हमें देखना है। इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने जा रहा है 30 तारीख के बाद। मुझे उम्मीद है कि वो पहले हफ्ते में दिसंबर के हो जाएंगे, लेकिन साथ साथ अगर इलेक्शन चले इसी तरह से देख लेते हैं, पार्टी सदर और पार्टी चेयरमैन के हवाले से ही देख लेते हैं। कबूल साहब, एक कह रहा है कि इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होने जा रही है, दूसरा कह रहा है कि शफाफ इंतखाबात की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, एक कह रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, दूसरा कह रहा है कि हम इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल तौर पर एतमाद करते हैं। सर ये मुतफरक, ये अलग अलग बयानात नहीं है, फ़र्क नहीं है? नहीं, देखें मेरी बात सुने, अगर चेयरमैन बिलावल ये कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए तो उसको डिनाई तो आसिफ अली जरदारी साहब नहीं कर रहे हैं। वो तो ये नहीं कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब क्या है कि जी दूसरा नहीं कह रहे कि होना चाहिए, वो कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। जरदारी साहब कह रहे हैं कि सब ठीक है, इलेक्शन शफाफ हो रहे हैं, शफाफियत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यही मैं कह रहा हूँ ना, यही मैं कह रहा हूँ कि वो कह रहे हैं नहीं है, होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि नहीं है, होना चाहिए। और आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं कि जी हमें एतमाद है इलेक्शन कमीशन पे, लेकिन साथ साथ सिर्फ इलेक्शन कमीशन का तो मसला नहीं है, मसला उन लोगों का भी है। मसला ये भी है कि आप एक शख्स को जो है प्रमोट कर रहे हैं चौथी बार वज़ीर आज़म के लिए, आप एक शख्स को प्रमोट इस तरह कर रहे हैं कि ये इंप्रेशन दे रहे हैं, आप जो इलेक्टेबल्स को बुलाकर जी कह रहे हैं कि आए हमें ज्वाइन करें, PML नून को ज्वाइन करें, क्योंकि हम अगला प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब होगा। क्वेटा में क्या हुआ, क्वेटा में मैं पर्सनली जानता हूँ, ऐसे मेरे दोस्त जो सरदार है बलूचिस्तान के जो इलेक्टेबल्स हैं, उनको बुलाकर कहा गया कि जी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ बन रहा है और आप पीपल्स पार्टी ज्वाइन नहीं करें। जो कि पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने जा रहे थे, उनको उनका रास्ता जो है रोक कर उनको PML नून में ज्वाइन करवाया गया। वो ये सारी बातें जब आप देखेंगे तो हम फिर ज़रूर कहेंगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को या दूसरी जमातों को, और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को क्यों मिल रहा है। हम तो ये भी डिमांड करते हैं कि PTI को भी जो है इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि देखिए सर, जो बात आप कर रहे हैं ना वही बात आपके चेयरमैन कर रहे हैं, लेकिन आपके चेयरमैन से हटकर आपके सदर साहब बात कर रहे हैं। जरदारी साहब जो बात कर रहे हैं उससे जो आप लोगों ने एक तासुर बना रहे हैं सिलेक्टेड का, लाडले का, वो तासुर दफन हो रहा है। सर जरदारी साहब जिस तरह की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं शफाफ इंतखाबात की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो यही फिर इसी वजह से तो ये तज्जिए हो रहे हैं, इसी वजह से तो ये बात हो रही है कि दोनों के बयानात में इतना फर्क क्यों आ रहा है, पॉलिसीज में क्या डिफरेंस आ रहा है। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब वज़ीर आज़म के मुआविन हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सर ये फरमाइए, जो आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल साहब के जो इलेक्शन से मुतालिक बयानात हैं, आपको इसमें फ़र्क नज़र आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, ये इंतखाबात के दिन हैं और ज़्यादा मामला तो सूबाई हुकूमतों का है जो निगरान हैं। वफाकी हुकूमत में मैं जहाँ तक ये कह सकता हूँ कि वफाकी हुकूमत तो बिल्कुल अपना काम कर रही है, और मुझे वहाँ कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती जिसमें कहा जाए कि कोई खुदा न खास्ता किसी तरफ कोई झुकाव है या किसी तरफ कोई टिल्ट है। और बाकी इलेक्शन के अय्याम हैं, मेरे भाई नबील गबोल साहब भी ये बात जानते हैं, आप भी जानते हैं, इलेक्शन के दिनों में जो कैंडिडेट होते हैं, जो जमातें होती हैं, वो ऐसी गुफ्तगू तलख करती हैं और तलख गुफ्तगुएँ होती हैं जैसे अभी हम सुन रहे हैं। यानी अगर देखा जाए तो 2 माह पहले तक सारे हलीफ थे, अब एक दूसरे के ऊपर जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि सबको पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत और पाकिस्तान के अंदर सियासी निज़ाम तभी आगे बढ़ सकता है कि सबको इलेक्शन और इंतखाबात में मुनसिफाना मौका मिले, और उसके लिए हुकूमत और वज़ीर आज़म साहब जो हैं वफाकी सतह पर तो मुझे कहीं नज़र नहीं आता कि कोई टिल्ट किसी तरफ हो। बाकी अगर कहीं पर कोई शिकायत है तो अब इलेक्शन कमीशन जो है वो उसके पास जाना चाहिए। अदलिया हमारी इस वक्त तो बड़ी ताकतवर है, उसके पास जाया जा सकता है। लेकिन एक गैर जानिबदार इलेक्शन जो है और एक बेहतर अंदाज में गाली गलोच से बाहर निकल के, हमारा माहौल इतना तलख हो गया हुआ है पिछले, अगर हम देखते हैं, मैं तो बार बार ये बात कह रहे हैं कि किसी का टिल्ट किसी तरफ नहीं है, किसी तरफ किसी का टिल्ट नहीं है। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया इसमें। वफाकी हुकूमत की सतह तक तो मैं बिल्कुल ये बात कह सकता हूँ, ये बात कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा गबूल साहब, पीपल्स पार्टी के जो सियासी फैसले हैं सर, वो लेने का इख्तियार किसके पास है इस वक्त?
पार्टी का जो फैसला होता है वो सेंट्रल कमेटी करती है, और सेंट्रल कमेटी को जाहिर है जो भी फैसला सेंट्रल कमेटी करेगी और वो पार्टी पॉलिसी बन जाती है। चाहे वो आसिफ अली जरदारी साहब के स्टेटमेंट्स हो या चेयरमैन बिलावल के हो और या किसी भी पार्टी लीडर्स के हो, उनको फॉलो करना पड़ता है जो सेंट्रल कमेटी के फैसले होते हैं। तो सेंट्रल कमेटी का मैं समझता हूँ अभी इजलास जैसे ही 30 नवंबर को हमारा यौम तासीस है, क्वेटा में बड़ा जलसा करेंगे। अब हम भी बलूचिस्तान में एंट्री दे रहे हैं। पहले हमें मुस्लिम लीग नून ने छेड़ने की कोशिश की सिंध में। हमें पता है कि हमारे कितने लोगों से रब्ता किया गया मुस्लिम लीग नून में शामिल होने के लिए, अभी तक रब्ता कर रहे हैं। हम जब बलूचिस्तान में हमने रब्ता किया तो वो फिर बलूचिस्तान पहुंच गए, और अब 30 नवंबर को हम बलूचिस्तान पहुंच गए। आप बलूचिस्तान में एंट्री दे रहे हैं, 20-25 से ज़्यादा लोग, तकरीबन 30 के करीब लोग तो मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप वहाँ पे क्या दम जा रहे हैं, इस पर मैंने तफसीली आपसे बात करनी है। एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, दोनों मेहमान ही मेरे साथ मौजूद हैं। ब्रेक लीजिए, वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर जी आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे साथ नबील कबूल साहब मौजूद हैं, ताहिर अशरफी साहब मौजूद हैं। और ब्रेक से पहले बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहाँ पर चल रही थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि अपने यौम तासीस के साथ ही वो कुछ जो इलेक्शन का इस वक्त माहौल बना हुआ है उसमें मजीद हलचल करने जा रही है। अब क्या होने जा रहा है ये नबील कबूल साहब ही बताएंगे। नबील साहब, क्या करने जा रहे हैं आप लोग बलूचिस्तान में? जो 30 लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बने हैं, क्या इनमें से भी लोग आपकी तरफ आ रहे हैं? सर, क्या हो रहा है बलूचिस्तान में, क्या करने जा रहे हैं आप? जी, ज़ाहिर है हम बलूचिस्तान में जाएंगे। हमारा तो एक तो बड़ा जलसा है क्वेटा में, और उसके साथ साथ कुछ मुलाकातें हैं। कुछ लोग हैं जो प्रीवियसली पहले दूसरी जमातों में थे, वो पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे। और इसी तरीके से फिर हम जो है बलूचिस्तान कुछ और ज़िले हैं। किस जमात से सर? दूसरी जमात है, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ। मैं दूसरी जमातों का नाम अभी नहीं लूँगा, क्योंकि फिर उनको रोका जाएगा, क्योंकि उनको ये रास्ता दिखाया जा रहा है, रायविंड का ही सिर्फ रास्ता दिखाया जा रहा है। तो हम रायविंड के रास्ते की जगह उनको लाड़काना के रास्ते पे लाना चाह रहे हैं। तो कौन दिखा रहा है रास्ता सर? जो कुछ जमातें जो रास्ते दिखाने वाले हैं ना, जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं कि इस रास्ते से ना जाए, ये रास्ता बंद है, इस रास्ते से जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब अभी समझ में आना चाहिए लोगों को। ये वही ट्रैफिक पुलिस है सर, जिन्होंने पहले नून लीग में जो लोग थे उनको और दीगर लोगों को आपकी जमात का रास्ता दिखाया था। अब वो आपकी जमात से मुस्लिम लीग नून का रास्ता दिखा रहे हैं, वही ट्रैफिक पुलिस है ये। मैं ज़रूर कहूँगा, मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि सियासतदानों को कभी लाड मत दें, क्योंकि जब सियासतदानों को आप लोग लाड देते हैं वो बिगड़ जाते हैं। और आपके सामने ये पहली दफ़ा नहीं है, पहले भी यही लोग बिगड़ चुके थे जिनको फिर एग्रीमेंट करके मुल्क से बाहर जाना पड़ा। पहले भी यही लोग बिगड़ चुके थे जब इनके ऊपर आप लोगों ने लाड प्यार दिया, और आज वो जेल में, अडियाला जेल में। तो सियासतदानों को लाड प्यार न दें। बेहतर ये है कि आप आवाम को छोड़ दें कि आवाम किसको सेलेक्ट करती है, किसको इलेक्ट करती है। तो सेलेक्ट और इलेक्ट में फ़र्क है। तो आवाम की इलेक्शन, आवाम को जब वोट को इज्जत अच्छा, कबूल साहब, ये जो आप कह रहे हैं, वो आजकल नहीं लगा रही है। सिंध में भी मुस्लिम लीग नून आ तो गई है, एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद बना रही है, जेयूआई के साथ, फिर उसके बाद ये जीडीए के साथ इत्तेहाद बना रही है। आपने कहा कि हमारी भी जमात के लोगों से रब्ता किया गया था। तो सर, किससे रब्ता किया था, और जिन लोगों ने रब्ता किया था वो आप भी शामिल हैं उसमें जिनसे रब्ता किया गया? देखें, मैं तो शामिल हो ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर हूँ, और उनको पता है कि नबील गबोल को जो है ना, वो ना डरा सकते हैं, ना धमका सकते हैं, ना ख़रीद सकते हैं। बात ये है कि लेकिन हाँ, कुछ ऐसे लोगों को कुछ हैं बिल्कुल है, मैं कहूँगा, जिनको बाकायदा जो है कहा जा रहा है कि, क्योंकि देखें यहाँ पर क्या इम्प्रेशन है सिंध के अंदर, खुसूसन कराची और हैदराबाद सक्कर में, कि जी एमक्यूएम की और मुस्लिम लीग नून की इत्तेहाद हो गई है, और इत्तेहाद में कुछ सीटें एमक्यूएम ले जाएगी और कुछ नून ले जाएगी। आप मुझे एक चीज़ बताएं कि ये जो इत्तेहाद इन्होंने की है, ये इत्तेहाद पंजाब में ना एमक्यूएम के वोट बैंक है और ना सिंध के अंदर मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक है। तो ये कैसा इत्तेहाद है? सर, यही हालत आपकी भी पंजाब में 7 सीटें आपकी थी। बिल्कुल, हम मानते हैं पंजाब में हमारी पोजीशन अच्छी नहीं है,
लेकिन हम पंजाब देखें, अभी आप एक चीज़ नोट करें, KPK में चेयरमैन बिलावल ने 2 बड़े जो जलसे किए, वर्कर्स के कन्वेंशन किए, जलसे नहीं किया, हालांकि वर्कर्स की कन्वेंशन थी। अब चेयरमैन बिलावल जो है वो पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, 30 नवंबर के बाद हर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि देखें, आजमायों को दोबारा आजमाना जो है ना, वो अपना टाइम ज़ाया करने वाली बात है। नए लोगों को आजमाना चाहिए, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, नौजवानों को मौका मिलना चाहिए। हम लोग हैं रिटायर लोग। नबील साहब, ये जो आप मिसाल दे रहे हैं ना सर, ये जो आप मिसाल दे रहे हैं ना, इस पर डिस्कशन भी हो रही है वाकई इस तरह के इतिहाद से, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रूट्स नहीं है सिंध में। इसी तरह की मिसाल फिर आपके लिए पंजाब में मिलती है और इसीलिए जमातें आपके साथ नहीं आ रही हैं, क्योंकि आपकी अपनी पोजीशन आप खुद मान रहे हैं कि अच्छी नहीं है पंजाब में। अच्छा चले, मुझे एक बात बताएं, क्या पंजाब में ये मुस्लिम लीग नून जो है वो इतनी सीटें ले सकेगी कि वो वजीर आज़म बनाए नून को या नवाज शरीफ को? क्या आप समझती हैं? अच्छा, मुझे आप बताएं कि जैसे कि बिलावल साहब कह रहे हैं कि लाहौर से, जरदारी साहब कह रहे थे कि लाहौर से नहीं बनने देंगे वजीर आज़म, जियाला वजीर आज़म होगा, जियाला ही वजीर आला होगा, तो आप कैसे बनाएंगे सर पंजाब में? मैं अच्छा चले, इसका मिसाल मैं आपको इस तरह देता हूँ। हम पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, एक तो ये साइफर के ऊपर मैं आऊँगा कि जी अमेरिका ने PTI की हुकूमत गिरा दी, जबकि आपके सामने क्या हुआ, कौमी असम्बली में एक आइन के मुताबिक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाई गई और उसमें इमरान खान को हटाया गया। PTI के MNAs ने वोट नहीं दिया, उसमें सारे जितने PDM की जमातें थी, ऑपोजिशन थी, उन्होंने वोट देकर उनको हटाया। इसी तरीके से उन्होंने वोट देकर सब ने मिलकर शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाया। अब क्या आप समझती है कि बगैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? उनको हर हालत में पीपल्स पार्टी की जरूरत पड़ेगी। और इसी तरीके से मैं कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्यादा वोट मिलेंगी मुस्लिम लीग नून से, तो हमें भी नून की जरूरत पड़ेगी। तो आगे जाकर अगर मिलकर चलना है तो फिर ये चीजें हमें एक दूसरे के लोगों को नहीं तोड़ना चाहिए, जो कि मुस्लिम लीग नून कर रही है। ठीक, सही, ठीक, बिल्कुल ठीक। अशरफी साहब, सर ये मौजूदा मुल्की हालात में नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून ही उम्मीद है, सर ये तासुर दुरुस्त है? देखिए बात ये है, ये तो अवाम ने फैसला करना है और अवाम फैसला करेगी कि किसको वो वोट देते हैं। जो वोट निकलेगा, जिसका निकलेगा, उसको वो हुकूमत बना लेगा। मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने पहले भी आपको कहा, हर पार्टी को हक हासिल है कि वो बात करे कि मेरा वज़ीर आज़म होगा, वो अपना मंशूर कौम के सामने रखें, कौम फैसला करेगी। उम्मीद करते हैं इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, वफाकी हुकूमत उससे ताउन करेगी कि वो मुनसिफाना इलेक्शन करवाएं, साफ शफाफ इलेक्शन हो, जो डब्बे से निकले उसके हवाले हुकूमत हो जाए। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, ये इतना सा मसला है। और लेकिन अगर ये जो सूरत हाल हमारे यहाँ है, जैसे अभी कहा नबील गवोल साहब ने, कोई भी मेरा अपना ज़ाती वैसे ये जो मुझे नज़र आ रहा है कि कोई पार्टी भी इस पोजीशन में नहीं है वो अकेली हुकूमत बना सकेगी। तो लिहाजा तलखियाँ इतनी ना बढ़ाएं कि कल जब दोबारा आपस में बैठना पड़े। और सियासतदानों को तलखियाँ बढ़ानी भी नहीं चाहिए, तलखियाँ नुकसानदेह होती हैं, मजहबी कायदीन को भी नहीं बढ़ानी चाहिए। हमने सबक सीखा, हमने पैगाम पाकिस्तान किया। हम परसों भी आर्मी चीफ के पास सारे इकट्ठे बैठे थे एक जगह, सब ने इत्तेफाक किया मुल्क के बहुत सारे मसाइल के हवाले से। मैंने बिल्कुल मैंने इस मामले पर ये एक रोज पुराना मामला हो चुका है, लेकिन मैंने इस पर बड़ी इंपॉर्टेंट आपसे डिस्कशन करनी है। शफी साहब, आपकी मौजूदगी का मैंने फायदा उठाना है, मैं आती हूँ इस पर। लेकिन उससे पहले जरा गबूल साहब, क्योंकि इलेक्शन अब बिल्कुल ही ऑलमोस्ट करीब आ रहे हैं ना, बीच में 1 महीना है, दिसंबर का है, फिर जनवरी एंड देन फरवरी में इलेक्शन है। तो सर आपने क्या फैसला किया है? आप टिकट ले रहे हैं, लियारी से इलेक्शन लड़ रहे हैं इस बार सर, कॉन्टेस्ट करेंगे? जी बिल्कुल, मैंने अप्लाई किया है। अब पार्टी के ऊपर है कि वो मुझे टिकट देती है नहीं देती है, लेकिन मैंने अप्लाई किया है कौमी असेंबली के लिए। अच्छा, कौमी असेंबली के लिए आपने अप्लाई किया, बिल्कुल ठीक है, सही। अशरफी साहब, ज़रा हम ये इस पर आ जाते हैं। ये 2 रोज़ पहले जो मकातिब फ़िक्र के सरकर्दा उलमाए कराम और मशाइख ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुलाकात की है, तो आर्मी चीफ की उलमा से मुलाकात में बात क्या हुई थी, ज़रा पहले ये बताइएगा। देखिए, ये मुलाकात बहुत सारे जो अमूर हैं इस वक्त पाकिस्तान के दाखिली और ख़ारजी, उस हवाले से थी। नंबर 1 फ़लस्तीन का मामला है, नंबर 2 अफ़गानिस्तान, नंबर 3 पाकिस्तान के दाखिली मसाइल,
मुआशी इस्तेहकाम, ये सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस हुई। मैं चूँकि वक्त कम है, नंबर 1 पाकिस्तान की पॉलिसी फ़लस्तीन पर वही है जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की थी। हम क्या कर रहे हैं इस हवाले से बहुत सी चीज़ें सामने हैं। फ़लस्तीनी सफ़ीर को GHQ में दावत दी, सिपा सलार उनसे मिले, अपने ताउन का एलानिया हिमायत का ऐलान किया। कोर कमांडर मीटिंग हुई, उसमें एलानिया उसी पॉलिसी की तायीद की जो पाकिस्तान की पॉलिसी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाई। हमारे वज़ीर आज़म जो हैं वो OIC के इजलास में गए और वहाँ पर उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा कमीशन बनाए ताकि ये इसराइल की जो बर्बरियत और सफाकियत है इस पर इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो। हमारे मुल्क की सलामती के ज़िम्मेदारान और हमारे बहुत अहम जो ओहदेदार हैं वो मुसलसल ब्रदर इस्लामी ममालिक के साथ राब्ते में हैं और हमारी कोशिश है कि जल्द अज जल्द ये सफाकियत और बर्बरियत और वहशत का सिलसिला ख़त्म हो। इमदाद देने वालों में भी पाकिस्तान पहले 3 मुल्कों में शामिल है। अब तक हमारे 2 जहाज़ जा चुके हैं और अब जो इमदादी सिलसिला है उसको डबल कर दिया गया है। पाकिस्तान ने किसी भी मरहले के ऊपर फ़लस्तीन से पीछे नहीं हटा, ना हट सकता है। नंबर 2 अफ़गानिस्तान, अफ़गान हमारे भाई हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमने 42 साल तक उनकी खिदमत की है, आज भी खिदमत कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो गैर कानूनी अफ़गान या कोई भी गैर कानूनी रह रहा है उसे कहा गया है कि वो चला जाए। अगर वो पाकिस्तान में आना चाहता है तो वो कानूनी अंदाज में आए। अगर इस दौरान कहीं पर किसी के साथ कोई ज्यादती हुई है। अशरफी साहब, ये इस मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी उलमा व मशाइख से गुफ्तगू हुई है? नहीं, सियासी सूरत हाल पे कोई बात नहीं हुई है। मजहबी मामलात हैं। पाकिस्तान ने कि उलमा मशाइख ने पैगाम पाकिस्तान की सूरत में एक दस्तावेज़ की दी थी, एक फतवा दिया, उसकी तायीद की गई। मुल्क के अंदर सलामती के लिए अपनी फ़ौज और सलामती के इदारों के शाना बशाना हम खड़े हैं। किसी फ़र्द, गिरोह या जमात को मुसल्लह जद्दोजहद का पाकिस्तान में हक नहीं है। यह हक रियासत का है। रियासत जो है अपना फैसला नाफिज करेगी। किसी को बेगुनाहों को कत्ल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती और ये बड़ा वाज़ेह ऐलान है। हमारी रियासत का। ये उलमा और आर्मी चीफ की जो मुलाकात थी, इस मुलाकात के हवाले से बड़ी बातें हुई, शीशा आ गया बीच में। सर, ये शीशा और इस तरह की कहानियां आती कहाँ से है? असल में आपके मुल्क को गैर मुस्तहकम करने के लिए 2-3 चीज़ें हैं। एक है कि कौम और फौज में इख्तलाफ हो, एक है कि फ़िरका वाराना तशद्दुद फैले। अब ये पाकिस्तान दुश्मनों के लिए और पाकिस्तान के अंदर भी बाज़ नाकबत अंदेश जो हैं उनके लिए ये खबर बड़ी तशवीश की बात बनी हुई है कि पाकिस्तान के तमाम मकातिब फ़िक्र की सफ़े अव्वल की क़यादत मिली और उन्होंने सिपा सलार ने और उन्होंने इत्तेफाक किया। ये कैसे मुमकिन हो गया? उनका ख्याल था कि वहाँ से कोई ख़बर निकलेगी। जब कोई ख़बर नहीं निकली तो कल उन्होंने ये उड़ाई कि सिपा सलार जो थे वो तो खड़े थे बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे। और अल्लाह के बंदो, मैं तुम्हें क्या कहूँ कि सिपा सलार ने तकरीबन 250 के करीब उलमा मशाइख थे, हर एक से फर्दन फर्दन वो मिले, 2 मरतबा मिले। जुमे का वक्फा हुआ, बाद में जब आखिर में इख्तिताम हुआ, भाई शीशा खुद वो मेरा ख्याल है अपनी आंखों पे कोई शीशे लगवाएं, क्योंकि उनके लिए ये हजम नहीं हो रही है मुलाकात और ये इत्तिफाक पाकिस्तान के उलमा का और पाकिस्तान की फौज का दहशतगर्दी के खिलाफ। फिर आज आप देखें सुबह क्या होता है कि हिंदुस्तान एक प्रोपेगेंडा शुरू करता है कि पाकिस्तान ने असला दिया है इसराइल को। पाकिस्तान का किसी भी सतह पर इसराइल से कोई राब्ता नहीं है और हम इसराइल को एक गासिब, हम इसराइल को एक कातिल, एक बर्बरियत करने वाला मुल्क समझते हैं। क्या हमारा मौक़िफ़ जो मुनीर अकरम साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में बयान किया है सलामती कौंसल में, वो इनको नज़र नहीं आता? ये चाहते हैं किसी तरह पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा हो। उसमें पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतें भी हैं और बाज़ नादानिस्ता या दानिस्ता हमारे अपने भी हैं जो मुल्क के अंदर बेचारे नौजवान जिनको पता ही नहीं है। आप मुझे बताइए कि क्या 56-57 इस्लामी ममालिक में से किसी और मुल्क के सिपा सलार ने GHQ में या अपने दफ्तर में बुला के फ़लस्तीनी सफ़ीर को दावत दे के ये पैगाम दिया है कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम एक आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत चाहते हैं, हम जिसका दारुल खिलाफा अल कुद्स शरीफ हो? ये सोशल मीडिया का जो शुत्रे बेमुहार इस्तेमाल है
और इसका मकसद ये है कि मुल्क में इंतशार फैले। और आखिरी बात मैं आपको अर्ज करूं, पता नहीं उस वक्त आपके साथ भी मैंने एक प्रोग्राम में आया था कि इसराइल की जो खुफिया इदारे थे उन्होंने आज से साल डेढ़ साल पहले भी एक मनसूबाबंदी की थी, जिसकी इत्तला हमें फ़लस्तीनी सदर के ऑफिस से मिली थी कि जी पाकिस्तानी कौम को और फौज के दरमियान रिफ्ट पैदा करने के लिए ये मुहिम चला दें कि फौज का इसराइली फौज के साथ राब्ता है। वो भी उस वक्त भी झूठ था, आज भी झूठ है। अल्लाह इन कज़्ज़ाबों को हिदायत दे दे। हम तो यही कहेंगे जो कुरान ने कहा है कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने जो फ़लस्तीन के हवाले से आप बात कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप उठा रहे हैं शफी साहब। मैं इसी बात को ज़रा आगे बढ़ाना चाहूँगी नबील कबूल साहब के साथ। नबील कबूल साहब, डिस्पाइट सर कि जिस तरह का किरदार हम इस वक्त आर्मी चीफ का देख रहे हैं, मईशत की बहाली के लिए भी वो काम करते हैं, क्रैकडाउन भी वो कर रहे हैं, तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा कराम को बिठाकर एक यकजहती का पैगाम भी दे रहे हैं, फ़लस्तीन के सफ़ीर को बुलाकर उनसे मुलाकात करते हैं और उनको बताते हैं कि हम आज तक कायदे आज़म की उसी पॉलिसी पर हैं कि जब तक फ़लस्तीन आज़ाद नहीं होता तब तक हम इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते। कैसा देख रहे हैं सर आप इस किरदार को? मैं समझ जितनी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि देखें आर्मी चीफ जो सिपा सालार पाकिस्तान के और हमारी पाकिस्तान की फ़ौज, ये बहुत अहम पिलर है। और हम अगर ये सोचे कोई नेगेटिव बात इनके हवाले से करें तो समझो हम अपने ख़िलाफ़ कर रहे हैं या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। ये प्रोपेगेंडा, ये जो सोशल मीडिया में बातें आ रही है, ये सब नेगेटिव बातें अगेंस्ट आवर आर्मी, ये हमारी आर्मी है। इसको बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इसके ख़िलाफ़ जितनी भी सियासी जमातें हैं, कि हमारी जितनी भी सियासी पार्टीज़ हैं, हमारा एक ही सोच होना चाहिए कि आर्मी मजबूत है तो पाकिस्तान मजबूत है। अब अगर सिपा सालार ख़ुद एफर्ट्स कर रहे हैं मुल्क के अंदर इकॉनमी के लिए या जो शुरुआत इन्होंने कराची में की, बहुत सारे हमारे दोस्त गए उसमें मीटिंग में, जो जितने बिज़नेस कम्युनिटी थी वहाँ पर बड़ा अच्छा उन्होंने एक मैसेज दिया है। और एक लोगों को, ख़ासकर कराची के लोगों को, क्योंकि कराची हब है बिज़नेस कम्युनिटी का, पाकिस्तान की इकॉनमी कराची चलाती है, तो एक उनको एक बड़ा अच्छा एक होप मिला है। अब अगर आर्मी चीफ ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो हमें उस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, नबील कबूल साहब प्रोग्राम में मौजूद थे। शफी साहब आपका बेहद शुक्रिया। फ़लस्तीन के हवाले से बात हो रही थी नाज़रीन, तो किसी को ज़िंदा कब्रिस्तान देखना हो तो वो गज़ा को देखे, नन्ही नन्ही लाशों पर रक्स करती मौत देखनी हो तो वो गज़ा को देखे, बूढ़े कांधों पर जवान लाशें देखने हो तो वो गज़ा को देखे, क़यामत से पहले क़यामत का मंजर देखना हो तो वो गज़ा को देखे, आलमी इंसानियत की बेहिसी का तमाशा देखना हो तो गज़ा को देखे। अहले फ़लस्तीन पर जुल्म के रद्द-ए-अमल में यमन के हूसियों ने बुहिरा अहमर में मुबैना तौर पर इसराइली जहाज़ को अगवा कर लिया है। गैलेक्सी लीडर नामी बहरी जहाज़ पर 22 अफराद सवार हैं। इसराइली हुक्काम के मुताबिक अगवा होने वाले जहाज़ में कोई इसराइली शहरी नहीं, अलबत्ता यूक्रेनी, मैक्सिकन, फिलिपीनीज़ और बल्गारियन शहरी मौजूद हैं। दूसरी तरफ ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने मुस्लिम रियासतों से मुतालबा किया है कि वो इसराइल के साथ ताल्लुकात ख़त्म करें, तिजारत बंद करें, तेल की फ़रोख्त रोकें। उनकी जानिब से ये मुतालबा उस वक्त सामने आया है जब अरब रियासतों के वज़राए ख़ारजा पीर से मुख्तलिफ़ ममालिक के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। इस वक्त की पहली मंजिल चीन होगा। चीन ही वो मुल्क है जिसने सऊदिया और ईरान के इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करवाया था। इसराइली जारहियत के बाद मशरिक़ वस्ता में 6 बहरी जहाज़ों को तैनात किया गया था। दूसरी तरफ कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का कहना है कि हमास और इसराइली कैदियों के तबादले के मुआहदे के करीब पहुँच गए हैं। मुज़ाकरात में जो मसाइल वाक़ई हैं वो बड़े चैलेंजेस के मुकाबले में बहुत मामूली और लॉजिस्टिक्स हैं। ताहम उन्होंने ये वजाहत नहीं की कि इस मुआहदे के नतीजे में जंग बंदी होगी या नहीं होगी। अमरीकी सदर बाइडन के मुशीर वो कह रहे हैं कि इसराइली जारहियत में वक्फा उसी सूरत में आ सकता है जब कैदियों को रिहा किया जाए। 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली जंग में अब तक हज़ारों कमसिन बच्चों समेत 13,000 के करीब मासूम इंसान अपनी जानें गंवा चुके हैं। इस जंग के दौरान एक पूरी नस्ल है जिसका वजूद इसराइल मिटा चुका है, लेकिन जुल्म का ये बाब बंद होकर नहीं दे रहा है। गजा के अल-शफा अस्पताल में हमास के हेडक्वार्टर का दावा झूठा साबित होने पर अब इसराइल किसी पागल हैवान की तरह उसे तबाह करने के दर पर है और वहाँ ज़ेरे इलाज कटे पिटे मरीजों को कह दिया गया है कि यहाँ से निकलो या फिर मरो। इस खौफनाक सूरत हाल का अंदाज़ा WHO के इस बयान से होता है कि जिस में अल-शफा अस्पताल को डेथ जोन डिक्लेयर किया जा चुका है।
वैसे तो इस वक्त पूरा गजा ही डेथ जोन बन चुका है और उम्मत की हालत ऐसी है कि वो इस पर मातम भी नहीं कर सकती। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। इंशाअल्लाह नाज़रीन से जुमे को मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए और फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।